नमस्कार। इस वक्त राजस्थान जयपुर में हम मौजूद हैं और ऐसा लग रहा है कि सरगर्मी चुनावी तो बहुत ज्यादा पीक पर है। जगह जगह बात हो रही है कि आखिर क्या 30 साल से जो नहीं हुआ राजस्थान में वो इस बार होगा। मतलब कि 5 साल बाद सरकार बदलना, पार्टी बदलना, ये जनता हमेशा से करती आई है। लेकिन इस बार सबके दावे अलग है, इरादे अलग है और इस वक्त जिन से हम मुखातिब आपको करवाने वाले हैं वो चर्चित चेहरा है, क्योंकि जितना राजनीति की बात हो रही है उतना ही लग रहा है कि इनकी भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस के हर नेता की जबान पर इनका नाम है और यह भी हो रहा है कि क्या वो मान गए हैं अब। तो हमारे साथ कांग्रेस के चर्चित चेहरे, युवा चेहरे और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट मौजूद है। सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए आने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरह से इतिहास जो बता रहा है, क्या वो बदलेगा और उस इतिहास को बदलने का पायलट प्रोजेक्ट क्या है? कि राजस्थान के साथ साथ बाकी स्टेट्स में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन क्योंकि आपका सवाल हमारे प्रदेश पर केंद्रित था, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने कहा इतिहास बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इतिहास बदलना ना बदलना भी हम सबके हाथ में है। और जो अब तक हमारा फीडबैक है, जो मैंने जो दौरे किए हैं, जो मुझे एहसास हो रहा है, मुझे भी अब 20 साल हो गए हैं, चुनाव में जनता का मन, मूड, उनकी सोच, उनका व्यवहार ये दर्शाता है कि इस बार हम लोग वो कर पाएंगे जो 25 साल में नहीं हुआ, वो कि सरकार दोबारा बने। जैसा आपने खुद कहा कि हर 5 साल में बदलाव होता है और अधिकांश लोग, खासकर जो बाहर से आते हैं या जिनको कम क्षेत्र की जानकारी, वो स्वतः ही समझते हैं कि बदलाव होगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि इस बार परिस्थिति भिन्न है और इस बार हम लोग क्योंकि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी जो राजनीति हो रही है, जो केंद्र सरकार की गवर्नेंस है, जो विपक्ष का एक एजेंडा है, वो सब लोग आज जागरूक हैं, देखते हैं, समझते हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, जो हमेशा राजस्थान में मुकाबला 2 पार्टियों का होता है, भाजपा और कांग्रेस का। दोनों पार्टियों का लोगों ने अच्छी तरह से आचरण, व्यवहार, विपक्ष और पक्ष दोनों देखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यक्रम, अपनी सोच, कार्यकर्ताओं और जो पब्लिक का फीडबैक है, उस सब के आधार पर मुझे लगता है कि यहां दोबारा सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि चुनाव का समय है, इस बात को मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूं। और मुझे लगता है कि इतिहास बदलना है, लेकिन इतिहास बेहतर के लिए बदले, ये हम सबकी कोशिश है। तो ऐसा लग रहा है सचिन जी कि कम से कम इस मुद्दे पर तो आप और अशोक गहलोत सेम पेज पर हैं। उनको भी लग रहा है कोई लहर नहीं है उनके खिलाफ। जहां तक पार्टी को कामयाब बनाने की बात है, वहां पर कोई किसी के 2 विचार नहीं है। हाँ, उस मुकाम तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हो सकता है मेरी सोच अलग हो, किसी और की सोच अलग हो, लेकिन जो प्रमुख उद्देश्य है वो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है और उसकी दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो सचिन जी, जब राहुल गांधी यहां पर आए, उनके बयान अभी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित है, जो उन्होंने राजस्थान को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ठीक है, छत्तीसगढ़ ठीक है, लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर है। तो ये उनको आभास या इंटरनल सर्वे से हुआ? मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, मुझे लगा कि उन्होंने इस बात को इसलिए बोला क्योंकि राजस्थान के अंदर पिछले 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं है जो यहां पर नहीं आया है। सरकार के मंत्री, अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब यहां ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो राजस्थान के भाजपा के नेता प्रदेश के हैं, वो शायद सक्षम या इतने प्रबल नहीं है कि वो कांग्रेस को हरा सकें, तो वो ताकत लगा रहे हैं। और राहुल जी ने जो बोला है उसको मैं ऐसे देखता हूं कि वो अति आत्मविश्वास में नहीं डूबे हुए हैं। वो जानते हैं कि यहां पर सब तरह के कोशिश की जाएंगी, लोगों को बहकाने की, ध्रुवीकरण करने का, नाना प्रकार की चर्चाएं करने का। इसलिए उन्होंने इसको जो कहा, बहुत उन्होंने सोच समझकर एक सम्मानजनक प्रतिद्वंदी को जो देने की बात होती है वो कही है। और क्योंकि इतिहास भी गवाह है ना, क्योंकि 25-28 साल में या हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है, तो उस बात को संज्ञान में रहते हुए उन्होंने अपने अति आत्मविश्वास व्यक्त नहीं किया, लेकिन यह संतोष व्यक्त किया कि यहां पर हम लोग सरकार बना पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं यहां पर आपके इंटरव्यू से पहले तमाम मैं खबरें देख रही थी और जो यहां के लोगों से बात की, क्या वाकई में कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे हुआ है, ये बात उसमें आई है निकलकर कि राजस्थान में इस बार डावाडोल सी स्थिति है? देखिए, सर्वे जो होते हैं आप बहुत होते हैं, इंटरनल सर्वे, एक्सटर्नल सर्वे, प्री पोल सर्वे, पोस्ट पोल सर्वे, एग्जिट, इनसे कोई मतलब नहीं है। कि हमारा मतदाता इतना समझदार है, इतना गंभीर है कि वो
अपना मन अगर बताता है तो सिर्फ वोटिंग मशीन को बताता है, बाकी घर में भी लोग बोलते हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूं। जब बटन दब जाता है तब पता पड़ता है किसको वोट दिया है। बाकी लोग आकलन करते हैं। और देखिए, कोई भी दल चुनाव क्यों जीतता है, उसको जनता का विश्वास हासिल करना है। अगर विपक्ष में है तो पब्लिक के इश्यूज को लेकर आप धरातल पर उतरिएगा, उनकी बात को वोकलाइज करिएगा, लोग आप विश्वास करते हैं। आप सरकार में हैं तो आप अपने वादे पूरे करिएगा जो मैनिफेस्टो में दिए हैं, आप लोगों के इच्छा के अनुरूप काम करें, उन लोगों को सुविधा प्रोवाइड करें, और गवर्नेंस पर वोट डलती है। ये दो तरीके हैं वोट लेने के। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा प्रमुख दल है, जो केंद्र में सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने राजस्थान में विपक्ष की भूमिका ढंग से नहीं निभाई है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो प्रमुख दल है, उनकी जिम्मेदारी थी सदन के अंदर सदन के बाहर इश्यूज को रेज करते। 4.5 साल तक बिल्कुल शांति थी। अब अचानक सबकी नींद खुल गई है, और सब चुनावों के टाइम पे यहाँ रथ यात्रा, परिवर्तन यात्रा, सब तरह की यात्रा, उन यात्राओं में जो पब्लिक का जुड़ाव होना चाहिए, जो ऑटोमेटिक होता है, वो भी नहीं हो रहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी ने नया अलायंस बनाया है, नेशनल अलायंस, इंडिया अलायंस, जो हम लोगों ने यहां पर काम किया है, और जो हमारी पार्टी और सरकार का आपस में तालमेल है, सबको साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, थोड़े बहुत विचारों के मतभेद हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, लक्ष्य पाने का रास्ता यहां से जाना है या वहां से जाना है, उसमें अलग अलग सोच हो सकती है, लेकिन अंततः हम लोगों का जो कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम यहां जनता का आशीर्वाद दोबारा कैसे प्राप्त करें। जो आपने अभी बात कही कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पाई, ये आज सुबह से बीजेपी के कई नेता यहां मौजूद थे, हमने उनसे भी ये सवाल पूछा, तो उनका जवाब था कि वो काम तो सचिन पायलट कर रहे थे विपक्ष की भूमिका निभाने का अपनी सरकार के खिलाफ। अब ऐसा है, आप देखो कितने हताश हैं। आज भाजपा को अगर किसी कांग्रेस के नेता का नाम लेना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिएगा उनका खुद के कोई नेता नहीं है। और मैंने जो भी बातें रखी हैं, मुझे लगता था कि वो मुद्दे जरूरी हैं पब्लिक के लिए, नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए, गवर्नेंस के लिए। और हमारी पार्टी में इतना स्पेस है, इतनी जगह है कि बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं, मनवा सकते हैं। जो भाजपा है वहां पर तो कदम ताल है, दाहिने बाएं, वहां कोई लेफ्ट राइट कोई मतलब नहीं किसी का बोलने का। तो ये लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग लोग इसको आकलन करते हैं। लेकिन जो भी मैंने बातें रखी उसको हमारी पार्टी ने, एआईसीसी ने उन बातों को सही माना, क्योंकि जो इश्यूज हैं उनको हम जब टेकअप और टैकल नहीं करेंगे तब तक हम लोगों की आंख में आंख डालकर वोट कैसे मांगेंगे। तो जो मैंने इश्यू उठाए थे उनको पार्टी ने स्वीकार किया, उस पर कार्रवाई करी है। और ये काम अगर भारतीय जनता पार्टी पहले करना चाहती थी तो उनको कौन रोक रहा था। वो तो इस आराम में है कि 4 साल निकल जाएं, आखिरी चुनावी साल आएगा, हम रथ पे चढ़ेंगे, हाथ हिलाएंगे, लोगों को भाषण देंगे और वोट मिल जाएगा। मुझे लगता नहीं कैसा होने वाला है इस बार। तो आपकी बात मान ली गई, आपका कहना है जो मुद्दे आपने उठाए जाए वो पेपर लीक का हो, भ्रष्टाचार का हो। जो मैंने जो मूल मुद्दे उठाए थे वो पब्लिक से रिलेटेड इश्यूज थे। इसमें कोई ऐसा नहीं है बोल सकता कि इश्यूज गलत हैं। आप भी अगर सोचेंगी देश में ईमानदारी हो, नौजवानों को अच्छा भविष्य मिले, करप्शन पे हम लगाम लगाएं, इस पर कौन इसमें असहमत हो सकता है। लेकिन सचिन जी, आपने जो मुद्दे उठाए, आप कह रहे हैं इंटरनल लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि 5 साल में जनता यहाँ की, राजस्थान की, काफी ज्यादा कंफ्यूज हुई ये बात देखकर कि अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी ही पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके, राज्य के मंत्री रह चुके, उप मुख्यमंत्री, ये तमाम मुद्दे वो उठा रहे हैं, तो वो किस पर विश्वास करें, आप पर या अशोक गहलोत पर या सरकार पर, किस पर? विश्वास जनता करती है हमारे संगठन के ऊपर, तब सरकार बनती है। संगठन और पार्टी के दम पर सरकार का निर्माण होता है। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। और पार्टी में हर जो कार्यकर्ता कांग्रेस का, उसका ये दायित्व बनता है कि वो जनता की आवाज को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाए। और पब्लिक का विश्वास है, इसीलिए हम लोग आज यहां पर बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव में लोगों को कंफ्यूजन है। उनको कंफ्यूजन इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में जो 27 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उनमें से किस पर हम बात डालकर वोट डालें। और कल प्रधानमंत्री जी आए थे राजस्थान में, जयपुर में, और जो बच्चे कुछ अरमान थे उसमें पानी फेर गए अच्छी तरह से। तो कंफ्यूजन वहां पर है। हमारी पार्टी बड़ा स्पष्ट है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और हमारे यहां हमेशा से चुनाव लड़ने के बाद पार्टी और विधायक तय करते हैं कि कौन विधायक दल का नेता बनेगा। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ऐसा होता है। इस बार भी यहां पर ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा कोशिश रहती है ये सीएम फेस होगा, ये नहीं होगा, किसका नाम लेंगे नहीं लेंगे, वो कंफ्यूजन उस पाले में, हमारे यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। सचिन जी, मैं जैसे ही सोच रही हूँ कि कुछ आगे मुद्दे पर आऊं, आप मुझे फिर से उलझा रहे हैं, क्योंकि आपने ये बात कही कि आपकी पार्टी में ये आपकी पार्टी में ये बात है कि विधायक और पार्टी तय करती है कि कौन अध्यक्ष हो, कौन सीएम हो।
अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनना था, लेकिन तब क्या सीन हुआ, क्या नाराजगी दिखी, वो भी आपने देखा। तो ये पार्टी और आलाकमान कहां तय कर पा रहा है राजस्थान के मामले में? नहीं, ऐसा नहीं है। जब चुनाव होते हैं, चुनाव 18 में हुए थे, उस समय राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे, हम सब विधायक थे, और हम सब लोगों ने एक मत से ये निर्णय किया विधायकों ने कि जो भी कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहेंगे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और ऐसा ही हुआ, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने। और अब 23 में जब चुनाव होगा और हम सब जीतेंगे, बहुमत आएगा, तो फिर सब विधायकों से बात की जाएगी और जो पार्टी के नेतृत्व है, चाहे वो खड़गे साहब हैं, चाहे राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, वो तय करेंगे कौन सरकार को लीड करेगा। इसमें तो कोई बहुत आज ही अशोक गहलोत जी का ये बयान आया है कि मैं तो पद छोड़ना चाह रहा हूं, मुझे कुर्सी से प्यार नहीं है, लेकिन ये मुझे नहीं छोड़ रही है। तो उन्होंने फिर आगे के संकेत भी दे दिए आपके लिए। इस राजनीति में संकेत कोई दे ना दे, लेकिन जो वास्तविकता है उस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। हाँ। और आप सवाल मुझसे पूछ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या नहीं कह रहा हूं। अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया। कल जब प्रधानमंत्री ने रैली की और तमाम मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां पर एक हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बात कही कि यहां पर सनातन विरोधी उस कांग्रेस की सरकार है जो ऐसे लोगों को समर्थन दे रही है। कौन कैसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री? क्या प्रमाण है उनके पास? किसी दल के नेता ने कोई भाषण कहीं किसी देश के कोने में दिया, उसको आप कांग्रेस पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं? हमारा अलायंस इसलिए है क्योंकि हम लोग अलग अलग पार्टी में हैं। अगर हमारी सारी सोच, सारे मुद्दे, सारे शब्द एक ही होते तो हम एक ही पार्टी में नहीं होते सारे के सारे। वो किसी व्यक्ति ने क्या, और मैं ऐसा मानता हूं रीना जी, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संगठन को, किसी भी दल को, किसी भी नेता को यह अधिकार नहीं है कि किसी और की भावना को आप आहत करें। आप मन में क्या विचार रखते हो, आपकी क्या सोच है, आपको संविधान में छूट दी है, आप कर सकते हो, लेकिन आप कुछ ऐसी बात कहो या ऐसा कुछ करो जिससे किसी और के भावना को ठेस पहुंचे, मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी यहां पर आकर बोल रहे थे कि सनातन धर्म के खिलाफ हैं, तो ये कोई टेंडर तो है नहीं, ठेका छोटा हुआ है कि भाई फला दल पक्ष है। अच्छा, निर्णय कौन करेगा? मैं आप पे आरोप लगा सकता हूं कल। तो पब्लिक सब जानती है कि राजनीति में गवर्नेंस, सरकार चलाना, लोगों के, आम व्यक्ति की जिंदगी को बेहतर कैसे करना, इस सरकार का दायित्व है। मैं कहां पूजा कर रहा हूं, किस गुरुद्वारे में जा रहा हूं, किस मस्जिद में जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं, ये सरकार का काम नहीं है। ये हमारी संस्कृति, इतिहास बहुत प्रबुद्ध है। हम सब जिस मिट्टी से निकल कर आए हैं, वो हमको सीख देता है विनम्रता का, शालीनता का, सबको सम्मान देने का, संविधान का आदर करने का, एक दूसरों की बात को सुनने का। और ये हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी संस्कृति है। ये किसी सरकार या पार्टी की देन नहीं है। सरकार का काम होता है कि आपने जो कहा वो करो। 15 लाख रुपए खाते में डालने को कहा था, वो डालिए। 2 करोड़ नौकरी कहा था, नौकरी दीजिए। महंगाई सिलेंडर 1200 रुपए का नहीं बिकना चाहिए, ये काम सरकारों के हैं, वो काम सरकार को करना चाहिए। वो सरकार नहीं कर पा रही है, केंद्र सरकार। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बयान, क्योंकि इसको बीजेपी सड़कों पर लेकर जा रही है कि हिंदुत्व विरोधी ये सरकार है, इससे पहले कई इंसिडेंट जो हुए, चाहे वो कन्हैया लाल का इंसिडेंट हो या तमाम मुद्दे, बीजेपी अगर सड़कों पे जा रही है, उनका स्वागत है। वो जाकर बोले कि टमाटर 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा था, आज किसान आत्महत्या भी क्यों कर रहे हैं, आज एमएसपी आप कानून क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आज अमीर गरीब की खाई लगातार क्यों बढ़ रही है। लेकिन क्या धर्म है, क्या अधर्म है, कौन पूजा कर रहा है, कौन पाठ पढ़ रहा है, ये लेकर बीजेपी जा रही है। ये काम बीजेपी का नहीं है, ये काम तो एनजीओस का होता है या कोई धार्मिक संस्थाओं का होता है। पॉलिटिकल पार्टी को तो मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहिए और आपको बताना चाहिए अगर आप सरकार बनाते हो तो आप 5 सालों में क्या करेंगे। आपने 9 साल में केंद्र में क्या किया है। आप जीएसटी लेके आ गए, आपने नोटबंदी कर दी, आपने ऐतिहासिक बेरोजगारी देश पे डाल दी, गरीब की जेब पे डाका डाल दिया, गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है। उस पर कोई संवाद, चर्चा, सफाई दें तो मैं मानता हूं कि अच्छी बात है। लेकिन यहां पर आकर बोलना कि सनातन धर्म ऐसा है, हिंदू ऐसे हैं, गैर हिंदू ऐसे हैं, कौन, इन बातों में लोगों को घेर कर मुख्य मुद्दों से बात को आप डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने महंगाई की बात कही, महंगाई भी एक और इशू है जो इस वक्त राज्य में उठाया जा रहा है। महंगाई के मुद्दे पर पेट्रोल डीजल के दाम की बाकी राज्यों से कंपैरिजन किया जा रहा है कि किस तरह बाकी सब ने कम कर दिए, लेकिन यहां पर सरकार ने उतना ही महंगाई को चरम पर रखा हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार के साथ तालमेल नहीं बना पा रही। दूसरा मुद्दा, आपने जिस तरह महिलाओं को या तमाम मुद्दे, मैं उसकी भी बात करूंगी, लेकिन ये महंगाई का खेल क्या है कि बिजली के दाम पहले ज्यादा थे, चुनाव आते ही फ्रीबीज दी जाने लगी। महंगाई के मुद्दे पर डीजल और पेट्रोल के दाम, तो वो तो सरकार को एक तरीके से घेर रहे हैं। पहले तो आप लोग मन बनाइए, परिभाषा तय करिए। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी को कुछ देती है
तो वो तो जन कल्याण, जन सेवा है। किसी और प्रदेश में हम कुछ कमी देते हैं तो वो रेवड़ी हैं, फ्रीबी हैं। ये समझ से परे है ना, एक मापदंड होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सरकार के साधन सीमित होते हैं। जरूरतमंद लोगों को अगर हम राहत दे सकते हैं तो देनी चाहिए। अगर हम बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हैं, वो फ्री भी नहीं है। और यहां गैस का सिलेंडर 500 रुपए का है तो वो फ्री भी है। तो ये देखने का नजरिया होता है। और ये जैसा आपने सवाल पूछा, आपने मुझसे 5% लोग थे, उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई है। और जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में, हम लोग सरकार में थे, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हम लोग ऊपर उठाए थे। आज वही लोग दोबारा गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। तो ये जो आप सवाल है, ये हम लोग कम पूछते हैं। और हम पूछते हैं कि आप चुनाव से पहले फ्रीबी क्यों दे रहे हो। अच्छा, एक दल का कोई नेता करता है तो वो फ्रीबी है, दूसरे दल का नेता करता है तो वो गरीबों के जनसेवक हैं, कल्याणकारी योजना है। उत्तर प्रदेश में कई सालों से लोग फ्री राशन दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करता। लेकिन जो गैर भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां पर अगर जनता के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो बोलते हैं वोटों के लिए कर रहे हो, आप रेवड़ियां बांट रहे हो, आप फ्री भी दे रहे हो। लेकिन अगर संतुलित बैलेंस है, अगर सरकार के पास इतना इच्छा शक्ति है और संसाधन है कि गरीबों तक कुछ राहत पहुंच सकती है, तो मैं उसको अच्छा मानता हूं, उसको बुरा नहीं मानता हूं। सज्जन जी, लेकिन ये चुनाव आपका मानना है काम के आधार पर चुनाव है? चुनाव में जो वोट पड़े वो काम के आधार पर पड़ने चाहिए? देखिए, चुनाव में जनता वोट डालती है विश्वास पे और उम्मीद पे एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस के ऊपर। इन तीनों पैमानों पर मैं समझता हूं कि राजस्थान में यहां सरकार हम लोग दोबारा बना सकते हैं। क्योंकि जो दूसरा दल है, जैसे मैंने कहा, राजस्थान में हमेशा द्विपक्षीय चुनाव होते हैं। तो बीजेपी यहां विपक्ष में है, लेकिन बीजेपी के नेताओं या उनकी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास लोग करते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। ये कारण है, ये बहुत सारे कारण, लेकिन ये वन ऑफ द टॉप 2 रीजन है। तो जाति नहीं है इस चुनाव में? जाति कास्ट, देखिए, जातीय सोच और जातीय समीकरण इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। लेकिन ये निर्णायक नहीं है। कहीं ना कहीं फर्क, मैं बोल दूं नहीं है जाति, तो ये भी एक झूठ होगा। कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साढ़े 7-8 करोड़ लोग बिल्कुल ही बटे हुए हैं समाज और जाति के ऊपर। ऐसा नहीं होता। लोग जाति से ऊपर होकर देखते हैं कौन नेता, कौन सी विचारधारा, कौन से लोग, किसकी परफॉर्मेंस, किसके काम से। और इतने बड़े चुनाव में जब जैसे कोई सांसद बनता है या विधानसभा चुनाव होता है, तो 3 लाख लोग रहते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, या 25 लाख लोग एक लोकसभा क्षेत्र में। तो एक जाति के दम पर कोई बन सकता है एमएलए एमपी? ऐसा पॉसिबल नहीं। ये सवाल मैंने सचिन जी इसलिए आपसे पूछा क्योंकि अब चुनाव से ठीक पहले अब ओबीसी को अलग से और आरक्षण की बात अशोक गहलोत जी जल्दी आनर फानर में की जा रही है। SC ST आरक्षण की बात हो ही चुकी है। ये जो आरक्षण और जातिगत जनगणना चुनाव से एन पहले राजस्थान में, तो अब उसमें तो लग रहा है ना कि काम के आधार पर नहीं, बल्कि फटाफट तय किया जा रहा है कि जाति कहां, समीकरण कहां। आप दोनों चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे अलायंस ने कहा कि जब जनगणना हो रही है, जनगणना हुई थी, उसमें जो कास्ट सेंसस था उसके आंकड़े पब्लिक में नहीं दिए गए। इस देश में SC ST और अल्पसंख्यक, उनकी गिनती होती है, सरकारी आंकड़े होते हैं। हमारा एक मानना है, जब तक हमारे पास पूरा आंकड़ा फ्रेमवर्क नहीं आएगा कि इस देश में कितने लोग हैं, कौन कौन जाति के लोग हैं, क्योंकि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो संविधान के दायरे में है, किसको कितना लाभ कब मिला है या मिलना चाहिए, नीति निर्धारण करने के लिए पूरा डेटा जब हमारे पास नहीं होगा। और इस देश में अगर आप पेड़ों की गिनती करते हो, टाइगर की गिनती करते हो, चिड़ियों की गिनती होती है, तो जनता की गिनती अगर होगी तो हमें पता पड़ेगा कि यहां पर हमको कम करना है या ज्यादा करना है। तो डायरेक्शनली और संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उस आधार पर हो कि हमें पता हो कि अब तक कितने लोग लाभान्वित नहीं हुए या हुए हैं। अब हमें पता ही नहीं है, आंकड़ों का जाल है। 1931 के बाद आंकड़े बाहर नहीं आए। अगर आते हैं तो उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। यह कहना कि हम जनगणना करने के बाद आंकड़े नहीं बताएंगे, उसका फायदा किसको हो रहा है? और जब तक हमें समस्या की जानकारी पूरी तरह प्राप्त नहीं होगी तो समाधान कैसे करेंगे? इसलिए हम लोगों ने कहा इसमें कोई राजनीतिक ऐसा नहीं है, कोई चुनाव का, लोकसभा चुनाव तो अगले साल है, आज कोई चुनाव नहीं है। सचिन जी, आज सुबह प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, वो भी एक सेशन में आया। उन्होंने, क्योंकि आपने जातिगत जनगणना की बात कही, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि महिला आरक्षण बिल को रोकने वाली पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी थी, जिसने इतने साल तक रोक कर रखा। और अब जब पता चल गया है कि देश में नारी शक्ति और वोटों की शक्ति नारियों की कितनी है, तब पूरा क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। तो ये रोक कर क्यों रखा गया था? अब देखो,
आप भी इतने भोले हैं, सब लोग भूल जाते हैं। इस महिला आरक्षण विधेयक को हम पार्लियामेंट में लेकर आए, हमारी सरकार थी, कांग्रेस, यूपीए सरकार, गठबंधन सरकार, पूर्ण बहुमत नहीं था हमारे पास। पूर्ण बहुमत ना होने के बावजूद हम सरकार बिल लेकर आए। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल का समर्थन राज्यसभा में कर दिया क्योंकि नारी शक्ति का दबाव था, लेकिन लोकसभा में उसको पास नहीं होने दिया। कैसे? बहुमत, अरे जब प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी, उस समर्थन बिल का नहीं कर रहे हैं तो कैसे पास होगा बिल? नहीं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अलाइज थे उस वक्त सब समर्थन में थे, वो उनकी हाँ। मांग कुछ और थी। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो श्रेणी लेने की होड़ है, भाई आप सरकार आपकी है, बहुमत आपका है, जो विधेयक पास होगा वो बहुमत से पास होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने पास किया था तो आप इसको लागू करने के लिए इसकी समय सीमा 10 साल क्यों रखी है, मैं पूछना चाहता हूं। अगर आपको लागू करना था, आप पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, फिर ये आरक्षण मिलेगा। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए आपने आज से जयकारे लगवा दिए, ताली बजा दी 2023 में, और ये 29 से पहले लागू हो नहीं सकता। तो ये 6 साल का जो गैप दिया है, ये किसके लिए दिया है? अगर आप चाहे आज, एक के आज बहुमत, सारे लोग साथ हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ है ये हर जगह, विधानसभा में, लोकसभा में, आप कल सुबह लागू कर सकते हो। लेकिन लागू नहीं करना, उसका जो पारित करने का जो यश और श्रेय है वो लेने के लिए हम तैयार हैं। और ये जनगणना होगी, फिर परिसीमन कमीशन बनेगा, फिर परिसीमन आयोग लागू करेगा रिपोर्ट को, तब जाके ये होगा। तो ये बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ये प्रावधान तो संविधान में संशोधन करके दिया गया ना कि परिसीमन हो, उसके बाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तमाम बिल नया है। आप समझिए, जो पुराना बिल था, अगर आप उसको एज इट इज लागू कर देते तो आरक्षण कल मिल जाता। ये तो नया बिल लेकर आए हैं कि इसमें परिसीमन और जनगणना डाली गई है इसके अंदर। तो इससे आपत्ति ऐसा है, सुनो मेरी बात, कुछ काम करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 100 बहाने हैं। अगर आप करना चाहें इसको अगले तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना था, आपको 6-7 साल बाद करना था, तो आपने तब कर दिया उसमें। नहीं, लेकिन इसमें तो सचिन जी फिर दलील ये भी है, हमने इसका समर्थन किया है भाई। सोनिया गांधी खुद बोल रही हैं, हम सब पार्लियामेंट में थे, हमने शुरुआत से कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, पक्ष में हैं, पक्ष में, कभी विरोध नहीं किया। लेकिन इस आरक्षण को 7 साल बाद लागू करने के विरोध में, इतना हमारा अधिकार है कहने का, इसमें क्या गलत कह रहे हैं हम? नहीं, बिल्कुल अधिकार है, और इसीलिए बीजेपी का भी अधिकार है ये कहने का कि वही पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसके बिल में ये वाली प्रावधान थे ही नहीं ओबीसी वाले, वो अब खड़ी होकर ओबीसी जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो ये उनका भी अधिकार है कहने का। नहीं, वो कह सकते हैं, लेकिन हम तो हमने जो जनगणना की बात की वो पूरे देश के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे सिर्फ महिला आरक्षण बिल के लिए करना है। हम तो वैसे भी चाहते हैं कि आंकड़े सामने आए ना, किस जाति के कितने लोग रहते हैं, ताकि उनको बजट, उनके संसाधन, कितनी व्यवस्था, कितना आरक्षण किसको कहां देना है, जब तक पता ही नहीं होगा तो हम कैसे दे सकते हैं? ओके, तो ये नारी शक्ति की क्योंकि आपने बात की, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान से जो तस्वीरें आती हैं महिलाओं के बारे में, और जो न्यूज आती है और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वो देख करके दुख होता है कि बिल्कुल होता है। तो इसमें जिम्मेवारी किसको नहीं होता दुख? देश के किसी कोने में किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ दुष्व्यवहार होता है, या कुकर्म होता है, या अत्याचार होता है, किसका मन नहीं पसीजेगा? तो ऐसे कामों को रोकने के लिए, लोगों को दंडित करने के लिए, देखिए, दुष्कर्म कहीं पे किसी भी राज्य में हो सकते हैं। सरकार जाने जाती है कि उसके बाद आपने एक्शन क्या लिया, कितने लोगों को दंडित किया, कितने लोगों के मन में वो भय को बैठाया कि ऐसा नहीं होने देंगे, उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया, उस पर मुझे लगता है ज्यादा हमको फोकस करना चाहिए। क्योंकि अपराध किसी भी राज्य में हो सकते हैं, अपराध पूरे शून्य हो जाएंगे ऐसी कल्पना नहीं हो सकती, लेकिन अपराधों को रोकने के लिए तुरंत बाद हम क्या एक्शन ले रहे हैं उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उसमें सरकार जितना हो सकता है उन्होंने किया है, और करने की अगर गुंजाइश है तो वो भी करना चाहिए। लेकिन महिला अट्रॉसिटीज में, दलितों में, आदिवासियों में, किसी गरीब के साथ, असहाय के साथ आप गलत व्यवहार करें, उसका शोषण करें, उसको कौन एक्सेप्ट कर सकता है? तो आप संतुष्ट हैं सरकार की कार्यवाही से? जो मुझे लगता है जितना कर सकती है सरकार किया है, और करने की अगर गुंजाइश है उसको भी करना चाहिए। तो सरकार के मंत्री अगर सदन में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मणिपुर की चर्चा मत करो, चर्चा राजस्थान की बेटियों की होनी चाहिए, क्योंकि हर रोज ऐसी वीडियोज आ रही हैं। अगर एमएलए कहती हैं कि पुलिस के ऊपर उनका भरोसा उठ चुका है क्योंकि पुलिस वो सुरक्षा नहीं दे पा रही जो आम महिला को मिलनी चाहिए, तो ये तो सरकार के अंदर से आवाजें आ रही हैं। हर विधायक को अपनी, मैंने कहा ना, हमारी पार्टी में हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। अगर किसी विधायक के मन में ये पीड़ा है और उस व्यक्ति, उस विधायक ने उसको उजागर किया है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसको डरा धमका के, जैसा अन्य दल करते हैं, जो हमारे प्रमुख दल हैं, वहां तो कोई चू नहीं कर सकता। यहाँ हम लोग बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं,
लेकिन अगर किसी को कुछ बात लगी, उसने बात को रखा, उसको स्वीकार करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ओके, तो ये अंदरूनी लोकतंत्र है, इसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपसी मतभेद है। मैं दोनों दलों के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं आपको। यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बोल सकते हैं, उसका इजहार कर सकते हैं, उस पर कोर्स करेक्शन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, अपनी पीड़ा को बता सकते हैं। जो प्रमुख दल भाजपा है, वहां ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इतना कहना चाह रहा हूं सर। सचिन जी, राजस्थान के इस चुनाव में कुछ दिलचस्प चीजें भी सामने आ रही हैं। अभी जब आप राहुल गांधी और खड़गे जी वाली जो आपका पार्टी का भवन, उसके बीच में जो तस्वीरें आई और जो खबरें छपी, मैं उन खबरों पर जरा जाना चाहती हूँ। आपने तो पढ़ी होंगी वो खबरें कि आप बहुत गुमसुम नजर आ रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है प्रोग्राम में। 2.5 मिनट का सिर्फ आपका भाषण था और वो भाषण भी आपने लगातार कहने के बाद दिया कि सच खबरें हैं या सब कुछ ठीक ठाक था। बॉडी लैंग्वेज को लेकर आपकी बहुत चर्चा है। बॉडी लैंग्वेज और उसका क्या प्रयोग किया आपने? आप उसमें बड़े अनमने से थे, खुश अनमने से थे। हाँ। ना तो आप वहां पे थी मौजूद और ना आपने वहां किसी से पूछा मैं अनमन से था, हंस रहा था या ठेके लगा रहा था या मेरे को या अगर मेरा मन नहीं करता मैं नहीं जाता, मेरे को क्या बिगाड़ लेता। लेकिन मेरी पार्टी का दफ्तर का कार्यालय, मेरा नेता वहां पे आ रहे हैं, अध्यक्ष हमारे आ रहे हैं, उनका स्वागत हमने किया, हमारी अतिथि बनकर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग जो चर्चाएं करते हैं, आप ये चर्चा नहीं करते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने वसुंधरा जी को देखा कि नहीं देखा, उनका भाषण हुआ कि नहीं हुआ। आप मेरी चर्चा कर रहे हैं। मैं उस पर भी आ रही हूँ, मैं उस पर भी आ रही हूँ। दूसरी तस्वीर सुनो मेरी बात। तो हमारे यहाँ हमने जो भी कहना सुनना था, बैठ के हम बात करते हैं, खुले मन से करते हैं। और कभी कभी किसी को लगता है कि ये बात शायद अच्छी नहीं लगी सुनने में, लेकिन बेहतर होता है बैठ के बात करके समझा देना चाहिए, सुन लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो अंदर अंदर घुट घुट के मर जाए। तो मैं कह रहा हूं, मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं आपको। दो अलग अलग दल हैं, अलग अलग नेतृत्व है, अलग अलग काम करने का तरीका है। और यहां तक हमारी पार्टी की बात है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं 6.25 साल। आजाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल मेरा है। तो अगर मेरी पार्टी का नया दफ्तर बनता है तो मुझसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है। और गुमसुम था, नहीं था, बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक आपने बात बोली है, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मुझे ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। मैं थोड़ा आपको लगता है गंभीर रहता हूं, तो मैं आपका एडवाइस ले लेता हूं। मैं जब भी कैमरा हुआ करे मैं और जरा मुस्कुराया करूंगा, ताकि आप सवाल ना पूछो अगली बार मेरे से वाला। ओके, नहीं, अच्छी बात है, सवाल तो पूछने चाहिए। लेकिन सचिन जी, राजनीति में आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको भी पता है राजनीति में कोट अनकोट का बहुत विशेष महत्व होता है। तो वो जो दिल्ली में बैठक हुई आपके अनशन के बाद, जब मामला सुलह सफाई तक आया था, उसके बाद रंधावा जी ने ये कहा कि 90% बातों पर सहमति बन गई है। वो जो 10% का क्लॉज उन्होंने लगा दिया, वो सब जानना चाहते हैं, वो क्या था जिस पर अभी भी नहीं बन पाया। 90% तो डिस्टिंक्शन से भी 20% फालतू है। 90% मतलब वो तो A+ से भी फालतू है। हाँ। तो 100% तो किसी के साथ मुझे लगता नहीं हो सकता है। हमेशा इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े दल में इतने सारे नेता होते हैं, किसी का अलग नजरिया होता है, दृष्टिकोण होता है, काम करने का तरीका होता है, एजेंडा होता है, व्यूज होते हैं, और होने भी चाहिए। अलग अलग हम बात करते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने भी कहा होगा, बाकी लोग भी कहते हैं, हमने अपनी बात को रखा। आज हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि 90% या 95% या 85%। आज उद्देश्य ये है कि हम सरकार को रिपीट कैसे करें तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन चारों स्टेट्स में। क्योंकि यहां पर अगर हम चुनाव जीतते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो लोकसभा का चुनाव 24 में आने वाला है, उसमें हमारा इंडिया अलायंस सरकार बनाने में कामयाब होगा। इसीलिए ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पे 2 पार्टी कंटेस्ट होता है। और यहाँ पे जैसे बंगाल है, बिहार है, यूपी, ऐसा नहीं, यहाँ 2 पार्टी स्टेट है। और यहाँ पर हम, जैसे हमने बीजेपी को हराए हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, यहाँ पर अगर हम जीत के जाते हैं तो स्वतः ही हमारा कार्यकर्ताओं में जो एक जोश होता है वो बढ़ेगा 24 के लोकसभा चुनाव के लिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण है चुनाव जीतना हमारे लिए। सचिन जी, क्योंकि हम इतने बड़े मंच पर हैं और ऑडियंस के बीच में है, जनता कुछ सवाल जरूर उस पर जानना ही चाहती है, ताकि क्लैरिटी भी रहे एक तरीके से। ये जो आप बैठक की बात करें, उसमें क्या आपने इस बात को लेकर बात की कि जिस तरीके के शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, गद्दार, निकम्मा, मानसिक दिवालियापन, ये सब शब्दावली क्या लोकतंत्र अगर पार्टी में है तो अंदरूनी कमरे में? आप एक मिनट, आप मुझे पूछो कि मैं पूछना चाहती हूँ। आप ये करो, उस कमरे में मैंने क्या चर्चा की वो मैं नहीं बताऊंगा आपको। आप अपना सवाल पूछ लो मेरे से, मैं ठीक है, बोलो सवाल क्या आपका।
इस तरीके की जो भाषा का आपके लिए इस्तेमाल किया गया, क्या इसको लेकर भी सॉर्ट आउट हुआ है कि भविष्य में कम से कम आपस में ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना हो? पहली बात तो जिन शब्दों का कोई चयन या प्रयोग करता है तो सब कुछ वापस आता है, शब्द वापस नहीं आते हैं। और मैंने हमेशा ये सीखा है और करा भी है, मेरे संस्कार भी ऐसे हैं कि मैं अगर किसी की आलोचना भी करता हूं, किसी का विरोध भी करता हूं या किसी को क्रिटिसाइज भी करता हूं, तो मैं हमेशा उन शब्दों को इस्तेमाल करता हूं जो मैं अपने लिए सुन सकता हूं। और हमें सबको सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बहरहाल किसने कब क्या बोला वो तो अतीत में वापस आने वाला नहीं है। हमें आगे की तरफ फोकस करना चाहिए कि हम भविष्य में आगे क्या करेंगे। किसने क्या कहा नहीं कहा वो सब बात पुरानी हो गई, मैं इस पर दोबारा फोकस नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अपनी बात कर सकता हूं। मैंने हमेशा राजनीतिक जीवन में मैं कितना भी उत्तेजित हूं या कितना भी मैं जज्बाती हूं, मैं हमेशा उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो सुनने वाला या दर्शक हो या कोई लोग हो वो उसको एक्सेप्ट कर सके। ऐसा करना भी चाहिए। बाकी हर व्यक्ति अलग होता है, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकता हूं। अब जो आपने कहा कि मैं दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं जरा उस पर आती हूं। एक और तस्वीर काफी वायरल हो रही है 2 दिन से, वो है अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया की। ये माना जा रहा है कि वसुंधरा जी अपनी पार्टी से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, जैसे बाकी पार्टियों में भी लोग अगर खुश नहीं है तो वो भी। तो क्या कुछ इन तस्वीरों को लेकर के भी आपका कोई कमेंट आएगा कि क्या पालेबंदी हो रही है? क्योंकि पहले ये आरोप लगा था कि वसुंधरा जी ने अशोक गहलोत की सरकार बचाई थी एक समय में, उस पर फिर डिनायल आया और अब वो उसका स्पष्टीकरण अशोक गहलोत जी खुद कर चुके हैं, तो मुझे जरूरत नहीं उस पर कमेंट करने की। लेकिन आप भी कहना चाह रही हैं कि वसुंधरा जी नाखुश हैं बीजेपी में, ऐसी बात है? मैं तो पूछ रही हूँ कि कुछ ऐसा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप सुबह से इंटरव्यू कर रही हो तो तस्वीर तो बहुत खींचती है, लेकिन हो सकता है आपको ज्यादा जानकारी हो कि मेरी तो उनसे मुलाकात हुई नहीं बहुत लंबे अरसे से वसुंधरा जी से। लेकिन हाँ, जो कल मैंने नजरों का फेर देखा कल की सभा में, मैं भी टीवी देख रहा था, तो कुछ तो गड़बड़ लगती है मेरे को। अब मुझे पता नहीं अंदर क्या मामला है। क्या गड़बड़? मुझे पता नहीं, मैंने कहा कुछ तो है। अब क्या है मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जानकारी ना तो मेरी बात प्रधानमंत्री से होती है ना मेरी बात वसुंधरा जी से होती है। वही दोनों बता सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबको अच्छा ठीक है, चलिए दूसरी पार्टी की बात ना करें। लेकिन उनके जो नेता हैं यहाँ के अध्यक्ष सीपी जोशी, वो एक युवा नेता है। एक तरीके से बीजेपी अब युवाओं को लेकर आगे बढ़ रही है। आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी अब एक वक्त आ चुका है? क्योंकि आपका मैंने एक कमेंट देखा, आपने कहा कि 10 साल तक एक ही चेहरे को, आपने प्रधानमंत्री के लिए कहा था कि 10 साल तक एक ही चेहरे को देख करके बदलाव की बात होनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि 3 बार अगर किसी को मुख्यमंत्री बार बार देखा जाए तो चौथी बार अब युवा को आगे बढ़ना है? बार नहीं है ना, वो ब्रेक आ जाता है हर बार। हाँ, तो 5 साल का, वो 5 साल हम सरकार बनाते हैं, फिर एक बार फिर बीजेपी आ जाती है, फिर कांग्रेस आती है, तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस है। हाँ। तो 10 साल तो मनमोहन सिंह जी रहे प्रधानमंत्री, इंदिरा जी 17 साल रही। भाई जो जीता वो सिकंदर। आप और मैं कुछ भी कहें, पब्लिक जिसको बटन दबाती है वही राज करता है। तो मुझे याद नहीं आप कौन से कमेंट के बारे में चर्चा मुझसे करें, लेकिन आपका जो सवाल है कि नए नहीं कहूंगा, कुछ मतलब नौजवान लोगों को हर मोर्चे पर, तो ये सिर्फ एक पद पे किसी नौजवान को, ऐसा नहीं। पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर, धरातल की राजनीति में सरपंच, प्रधान, कॉर्पोरेटर, मेयर, पार्षद, एमएलए, इन पदों पर अगर नौजवान लोग आके आसीन होते हैं तो देश के हित में इसलिए है क्योंकि नौजवान एक अलग सोच लेकर काम करते हैं और वो इस देश के युवाओं से सीधा जुड़, मैं नहीं कहता हूं कि बुजुर्ग नहीं जुड़ पाता होगा, लेकिन जो एक थॉट प्रोसेस होता है, एक मेंटल कनेक्ट होता है, वो यंग लोगों का युवाओं से ज्यादा होता है जो राजनीति में होते हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी करे ऐसा भी नहीं, लगभग हर दल को नए लोगों को मौका देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी देश में रही। तो मैं हमेशा इस बात की वकालत करता हूं, इस बात को राहुल गांधी बोलते हैं। और आपको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और लोकसभा के चुनाव हुए तो सोनिया गांधी अध्यक्ष थी उस समय। तो सोनिया गांधी जी ने 2003 दिसंबर में हम कुछ लोगों को बुलाया दिल्ली में पार्टी के ऑफिस में और कहा भाई आप सब लोग, मैं उस समय और नौजवान था, मैं उस समय 25 साल का था, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग बताएं कि हम मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं, हमारी पार्टी का एक ड्राफ्ट आएगा, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में, कैंपसेस में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल्स में उन लोगों की सोच क्या है, वो अगर हम लोग सत्ता में हैं हम लोग उनको क्या दे सकते हैं। तो एक यंग लोगों का इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस पार्टी की सोच में, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में और फिर गवर्नमेंट में आने के बाद पॉलिसी मेकिंग में वो बहुत जरूरी है। इसलिए नई सोच, बदलाव तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं बहुत कम उम्र में संसद में पहुंचा था, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे से जो अगली पीढ़ी है, जो आज 15, 20, 25 साल के लोग हैं, उनको मैं हैंड होल्डिंग करूं, उनको मैं समझाऊं, सिखाऊं, जो ठीक हुआ उसके बारे में बताऊं, जो ठीक नहीं हुआ उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो ये मुझे एक तरह से आगे देना चाहिए। और मैं सब कुछ समेट के बैठ जाऊं और सब कुछ अपने पास रखूं और कुछ आगे ना दूं, तो वो मैं जस्टिस नहीं कर रहा हूं उस अपॉर्चुनिटी के साथ जो मुझे मिली थी। जब तक मैं नए लोगों, ये जो असुरक्षा का माहौल होता है राजनीति में बहुत खतरनाक होता है। तो लोगों को असुरक्षित नहीं होना चाहिए कि ये मेरे से ऊपर आके बैठ जाएगा, ये तो लिखा है तकदीर में जो कहां बैठेगा। लेकिन हमें खुले मन से जो अपने हमसे कम उम्र के लोग हैं उनको गाइड, समझाना, साथ लेना, कॉन्फिडेंस देना, उनको हेल्प करनी चाहिए मुझे लगता है। और हर स्तर पर होनी चाहिए, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक। और ऐसी लीडरशिप बनती है। राजीव गांधी ने किया, सोनिया जी ने किया, राहुल गांधी जी ने किया कांग्रेस पार्टी के अंदर, हम सबको करना चाहिए नेताओं। तो ये बिटवीन द लाइंस किसके लिए है? जो हम समझ रहे हैं वही बात सही है? ये तो मैं समझ रहा हूं आने वाली पीढ़ी के लिए, जो मेरे से 20 साल कम है उम्र में, वो भी इस काम को करें। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। सचिन जी, मैं ऑडियंस के पास जाऊं सवाल के लिए, ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि कितनी सीटें आप मान रहे हैं अब कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं, और सीटें आने के बाद क्या मतभेद सब हट करके लीडरशिप पर बात होगी? कितनी सीटें आएंगी तो इसका निर्णय तो जनता करेगी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोग दोबारा यहां पर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके सारे कारण आपको मैंने पहले बताए। उसके बाद क्या होगा उसके मैंने आपको बता दिया। हमारी पार्टी की पुरानी पॉलिसी है, विधायक बैठेंगे, कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ पे हमारे विधायक दल का नेता कौन बनेगा। ऑडियंस से कुछ सवाल। नमस्ते सर। किसी भी देश और राज्य की कला, संस्कृति और विरासत तब सुरक्षित रहती है जब वहां की जो राज्य भाषा है वो सुरक्षित हो, वहां की जो स्थानीय भाषा है वो सुरक्षित हो। आज से 5 साल पहले जब आप सत्ता में आए थे तब एक मुद्दा यह भी था कि राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलेगी और राज्य भाषा का दर्जा दिया जाएगा। कुछ दिन बचे हैं, क्या कुछ ये बदलाव होने वाला है? क्या राजस्थान की जनता बड़ी गर्व से ये कह पाएगी कि हमारी राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में है और हमारी राज्य भाषा है? क्योंकि भाषा सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहेगा? देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हमारी राजस्थानी भाषा के बारे में जो आप सूची में डालने की बात कर रहे हैं वो काम सिर्फ पार्लियामेंट से हो सकता है। और मुझे लगता नहीं कि वहां पर इस प्रकार की कोई सोच फिलहाल में है केंद्र सरकार की कि इसको इंक्लूड किया जाए। मैं तो चाहूंगा हो जाए, लेकिन कब और कैसे होगी ये काम और दायित्व जो फ्रेमवर्क है वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है। मेरा नाम मुकेश कुमार मीणा है और मेरा सवाल यह है कि सर, राजस्थान में अच्छी शिक्षा की बात बहुत की जा रही है और अच्छे बहुत स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि शिक्षा क्या है तब तक हम कैसे शिक्षित होंगे? तो भारत के 17 राज्यों में शिक्षा को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और दिल्ली में एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी बन चुकी है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी आज तक राजस्थान में एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के रूप में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? और दूसरा मेरा सवाल यह है सर कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य चुनाव से आता है, चुनाव से उनका भविष्य बनता है, तो छात्र संघ चुनाव बंद क्यों किए गए? ठीक है, देखो, जो छात्र संघ चुनाव होने चाहिए थे इस बार वो नहीं हुए। वाइस चांसलर्स ने, सरकार ने अपना वक्तव्य दिया है। मैं तो हमेशा चाहता हूं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव संयमित तरीके से और जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत होने चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि इसका उल्लंघन कई बार होता है। अगर मापदंड के आधार पर चुनाव हो तो उसका मैं हमेशा स्वागत करता हूं और मैं अभी भी चाहता था कि चुनाव हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाए। जहां तक आपने कहा कि एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट, इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हुई नहीं है, लेकिन आपने कहा कि अन्य राज्यों में इस प्रकार का शोध हो रहा है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं कैसे यहाँ पे इंक्लूड करें उसको। लेकिन इससे पहले कहीं बहुत ज्यादा डिमांड इस बारे में मेरे सामने आई नहीं थी। सचिन जी, एक मिनट। सचिन जी, क्योंकि छात्रों की उन्होंने बात की, पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा था और अभी भी है जिसको कि बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। आपने भी पेपर लीक को लेकर कमीशन की बात की। हर चीज में बीजेपी को ले आते तो और किसको लेकर? आपकी विरोधी वही है ना? नहीं, विरोधी। अरे भाई, जो लाखों बच्चे पेपर देते हैं उनका अगर एग्जाम पेपर लीक होता है, पेपर कैंसिल होता है, तो इस भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। उन नौजवानों का जो मेहनत, पैसा और समय जाया हुआ है उसका हम कैसे भरपाई कर सकते हैं? और मैं समझता हूँ अनएक्सेप्टेबल है कि किसी भी देश के किसी कोने में पेपर लीक हो, और मैं राजस्थान को तो यहाँ क्यों होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का जरूर संतोष है कि हम लोगों ने अभी लास्ट जो विधानसभा सत्र हुआ था वहां पर हमने पेपर लीक के जो लोग पकड़े गए हैं उन पर हम लोगों ने नया कानून बनाकर उम्र कैद तक की सजा रखी है। तो एक डिटरेंस हम लोगों ने बढ़ाया है। देश के किसी राज्य में भी उम्र कैद की सजा नहीं पेपर लीक को लेकर। और मैं हमेशा कहता हूं कि पेपर लीक करने वाले
जो छोटे मोटे जो दलाली करते हैं उनको छोड़कर उन तक पहुंचना चाहिए जो मास्टरमाइंड है। और तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि आपने कमीशन बनाने को लेकर, उसको बर्खास्त करने को लेकर भी बात नहीं, मैंने वो अलग कहा था, वो भी होना चाहिए। जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं, अगर एक क्राइटेरिया होगा, मिनिमम एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी या एक अच्छे बैकग्राउंड से लोग आएंगे, तो कल उन पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। दुर्भाग्यवश यहाँ पर जो आरपीसी के मेंबर्स हैं हमारे, एक दो पर ऐसी कार्रवाई हुई जो करप्शन केस में फंस गए हैं। उससे नौजवानों के मन में एक हताशा पैदा होती है और इस बात को सबने एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, एक सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रगतिशील किसान हूँ और आपकी सरकार 3 साल से किसानों के लिए 8-10 काम ऐसे हैं जो बजट में तो ले लिए लेकिन किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपकी सरकार रिपीट होती है तो हम किसान उम्मीद करेंगे वो काम हमारे हो जाएंगे? भाई, जो हम लोग वादे किए अधिकांश रूप से पूरे हुए हैं। अगर कोई ऐसी एक दो चीजें हैं जो नहीं हो पाई हैं, निश्चित रूप से अगली बार मौका मिलेगा तो उसको हम प्रायोरिटी पर लेकर करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम अर्पिता माथुर है। जैसा कि मैम ने आपसे एक सवाल पूछा था कि राहुल गांधी जी ने अभी रिसेंटली एक बयान दिया है कि राजस्थान में कांटे की टक्कर है, लेकिन उसी को एड ऑन करके मैं पूछ रही हूँ, अभी मुख्यमंत्री जी ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है कि राजस्थान के जो कांटे की टक्कर पे जो बयान दिया गया है उसको हम चैलेंज की जैसे लेते हैं। तो उन दोनों के मन में क्या चल रहा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की स्थिति पर जो डाउट बना हुआ है उसको लेकर आपको क्या कहना है? कोई डाउट नहीं बना हुआ। मैंने शुरू में कहा, राहुल जी ने 4 स्टेट्स का विवरण दिया, उसमें बहुत ज्यादा ऐसा प्रतीत ना हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हैं या हम लोग अति आत्मविश्वास में रह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर हम जीतेंगे लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा, क्योंकि पूरा फोकस जो केंद्र सेंट्रल बीजेपी का है वो राजस्थान पे है। वहां तो वो बिल्कुल हाथ खोल के बैठ गए छोड़ के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के अंदर किसी के मन में क्या मुझे क्या मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम लोगों का जो प्रिपरेशंस है, हमारा जो फील्ड वर्क है, जो हमने अब तक तैयारियां की हैं, जो जनसंवाद हुआ है, जो दौरे हम लोगों ने किए हैं, नेताओं की मीटिंग्स हुई हैं, वर्कर्स की सभाएं हुई हैं, उसको देखकर मुझे लगता है कि यहां पर हम सरकार बना पाएंगे दोबारा। सचिन जी, चलते चलते मैं मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी के सवाल पर उनके बयानों पर मैं बात कर रही हूं तो आपको बहुत आपत्ति हो रही है, तो मैं मुख्यमंत्री की ही बात पर खत्म करना चाहूंगी। अभी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जब संबोधित किया, उन्होंने एक लाइन कही थी, अशोक गहलोत। उन्होंने कहा कि जो लोग धैर्य रखते हैं उनको जीवन में मौका जरूर मिलता है। तो ये धैर्य रखने की जो एक उन्होंने कार्यकर्ताओं को दी। एक बात और बताऊं आपको मैं, मुझसे धैर्यवान को व्यक्ति मिलेगा नहीं राजस्थान पूरे प्रदेश के। तो धैर्य की सीमा पार हो चुकी है। नहीं, तो मैंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू करी थी और मैंने बहुत से जीवन में व्यक्तिगत और राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं और मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि राजनीति में, जीवन में मेहनत से, प्रतीक्षा करने से, संतोष रखने से, धैर्य रखने से ताकत। लेकिन किसी भी व्यक्ति को धैर्य संतोष नहीं खोना चाहिए, लेकिन मन में अगर आपके अंदर एम्बिशन नहीं है, अगर आप में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश नहीं है, वो पेट में भूख नहीं है, तो आप चाहे आर्टिस्ट हों, चाहे पत्रकार हों, चाहे खिलाड़ी हों, चाहे राजनेता हों, आप फिर मीडियोकर रह जाएंगे। और मैं मीडियोकर रहना पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं जो भी मैं करूं पूरे दम से करूं और उसको अपना सब कुछ देकर करूं, बाकी परिणाम जो होगा तो ऊपर वाला करेगा। मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट जी हमारे साथ इस बेबाक बातचीत के लिए, और आपने हर सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।